सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात बिहार में गाली पर छिड़े सियासी गदर की। कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से उनकी मां को गाली दी जाने पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर ही तीखा पलटवार किया, हमला किया। अपनी मां के अपमान को उन्होंने देश की हर मां बहन बेटी का अपमान बताया। कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता के ऊपर सवाल खड़े करते हुए ये सवाल खड़ा किया कि क्या वाकई उनकी मां को यहां पर निशाना बनाने की आवश्यकता थी। मेरी स्वर्गीय मां को गाली देने वालों को बिहार की जनता माकूल जवाब इस पर देगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूछा कि आखिर कांग्रेस आरजेडी के मन से पीएम मोदी को गाली देने पर राहुल या फिर तेजस्वी ने क्यों माफी नहीं मांगी। उनके चेहरे पर शर्म का भाव तक क्यों नहीं आया। इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी अपनी तरफ से बात रखी है कि हम अभद्र भाषा बोलने वालों का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भी बदजुबानी की गई। ये पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया गया। हालांकि सियासी वार पलटवार के बीच में सवाल अब सबसे बड़ा है कि क्या राहुल और तेजस्वी के मन से पीएम मोदी की मां को गाली देना महागठबंधन के लिए भारी पड़ जाएगा। गाली का असर चुनाव बिहार पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, यह बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, चर्चा इसी पर होगी। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गाली पर छिड़े सियासी गदर के बीच सवाल खड़े हुए कि आखिर चुनाव आते ही विपक्ष के मंच से मोदी को गाली क्यों दी जाती है। क्या मोदी को गाली देकर चुनाव जीतने की कोशिश होती है। चुनाव दर चुनाव पीएम मोदी पर गालियों की बौछार क्यों होती है। सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात के बाद बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। भाषाई मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी गई। बिहार की चुनावी लड़ाई गाली गलौज तक आई। तब चीन और जापान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया। स्वर्गीय मां को गाली देने पर प्रधानमंत्री का दर्द छलक पड़ा। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दो टूक कहा, उनकी मां को दी गई गालियां बिहार की हर मां बहन बेटी का अपमान है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से मां को गाली देने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया। मां के अपमान को पूरे बिहार का अपमान बताया। कांग्रेस आरजेडी के संस्कार पर सवाल उठाया। साथ ही गाली पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरने का नया प्लान भी तैयार कर दिया। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान का असर भी दिख रहा है। पटना से लेकर कोलकाता, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी को गाली देने पर बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह राहुल और तेजस्वी का विरोध हो रहा है और इस विरोध के बीच गाली पर सियासी गदर छिड़ा है। अब तक माफी न मांगने पर कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ बीजेपी का पारा चढ़ गया है। पार्टी के लोग के किस नेता के चेहरे पर शर्म का भाव नहीं, कोई माफी नहीं मांगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जंगल राज के अराजकता उत्पन्न करने वाले की जामात है। हम तो नारी शक्ति के
सम्मान और सशक्तिकरण की सोच से काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी, लेकिन इंडी गठबंधन महिलाओं का अपमान करते हैं। कई टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी को जो है हमारे राष्ट्रीय नेत्री सोनिया जी के बारे में भी आई है। कई ऐसे अभद्र टिप्पणियां जो है नीतीश जी के भी खिलाफ आए हैं। तो ये जो शाब्दिक हिंसा है, ये भड़का करके किसी को भावना को भड़काना, जो कि उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले पीएम मोदी की मां के अपमान पर सियासी घमासान तेज हो गया, लेकिन सवाल है कि राहुल और तेजस्वी के मंच से जब गाली दी गई तो ना तो राहुल ना ही तेजस्वी ने अब तक कुछ बोला। गाली गलौज पर कांग्रेस और आरजेडी ने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? और सवाल यह भी कि जो गलती गुजरात में आम आदमी पार्टी से हुई थी, क्या कांग्रेस और आरजेडी के मंच से वही गलती दोहराई गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामकुमार पाल है, नेता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है पाल साहब आपका। वरुण पुरोहित हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है वरुण पुरोहित आपका। सुनील सुखाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और प्रोफेसर विपुल सुनील भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपुल सुनील, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएंगे तो वो उनका और वो उनका दोनों का गिनाएंगे कि हमारे नेता को तब ये कहा गया था, अब उनके नेता को ये कहा गया है, लेकिन मुद्दा कितना बड़ा बन गया? क्या एक मंच से इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना, जिसको हम अभद्र भाषा कहते हैं, अभद्र जो कि सामाजिक तौर पर नहीं बोला जा सकता, समाज के भीतर होता तो है लेकिन उसका जिक्र ऐसे नहीं किया जाना चाहिए भरे मंचों से, और किसी मां के लिए खासतौर पर, वहां पर यह कदम उठाना या ऐसा अचानक से हो जाना, वो कांग्रेस आरजेडी के लिए भारी पड़ जाएगा? जी नमस्कार जी। निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों के प्रयोग की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन देखना ये होगा, मैं पिछले काफी दिनों से ये कह रहा हूँ, उनका चरित्र और राजनेताओं का वक्तव्य दोनों को एक साथ करके देखिए और उन मंचों को देखिए जिस पर बातचीत हो रही है, वहां इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए जब ये दिखलाई पड़ते हैं तो कम से कम मुझे तो आश्चर्य नहीं होता है। मैं पिछले 3 वर्षों से तमाम डिबेट में ये कह रहा हूँ और बोलता रहता हूँ कि मुझे लगता है ये अगर चुनावी उसमें जाते हैं, जब ये चुनावी मैदान में जाते हैं तो एक दूसरे पर जिस तरह की बातचीत करते हैं, संसद से लेकर और संसद से बाहर तक हर जगह, और इसके लिए मैं बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा, मेरी बात से आप सहमत होंगे और मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं इन चीजों को, कि इसके लिए किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं माना जाए। मुझे लगता है कि एक बात कही जाती है कि हमाम में सब नंगे हैं, वो वाली स्थिति आज की डेट में राजनीतिक दलों के प्रमुखों की, नेताओं की, छुटभइये नेताओं से लेकर के बड़े नेताओं तक की और समर्थकों की, जब पटना में आप देख रहे होंगे कि भाजपा का झंडा और कांग्रेस का झंडा लेकर के जिस तरह की टकराहट दिखी, इस वक्तव्य के बाद ये सब सारी स्थिति आई। निश्चित तौर पर इस वक्तव्य के और इस तरह की मंच पे घटना होने के बाद जब ये उपजता है तो उसे भी देखा जाना चाहिए, उसे भी रीड किया जाना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कर रहा हूं कि उस चीज की जितनी निंदा की जाए, मैंने शुरुआत में ही कहा है, उतना कम है, लेकिन देखना ये चाहिए कि चाल चरित्र क्या एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक नेता का एक तरफ से ऐसा आ रहा है या दोनों तरफ से हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, आप दोनों तरफ क्या कहेंगे, जितने दल हैं उस तरह से। अभी मैं एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका वक्तव्य देख रहा था, इत्तेफाक से अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो उत्तर प्रदेश के उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस को कुछ नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं मालूम, उस प्रदेश अध्यक्ष को वो चिरकुट है, चिरकुट चुटभइये नेताओं को समझा करके रखे कांग्रेस, पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की भाषा सुन करके मुझे लगता है कि ये नमूना, ये अपने नेताओं को, अपने युवाओं को, तमाम इनके दलों से जुड़ने वाले लोगों के इस तरह के वक्तव्य के लिए ये पार्टी के बड़े बड़े नेता इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और ये हुआ है पिछले लगभग 5-7 सालों में, इसमें वृद्धि देखी मैं जो रीड कर पा रहा हूं। जी नहीं, सही है, आपकी बात सही है, लेकिन इसको अगर मुद्दा बना दिया जाए, वो भी रणनीतिक तौर पर मुद्दा बनाया जाए, तो फिर कितना बड़ा हो सकता है या कितना कारगर हो पाएगा, सकारात्मक तौर पर या नकारात्मक? देखिए, मैं एक बात कहता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीती हुई बाजी को चुनावी राजनीति में
हारी हुई बाजी को जीतने के लिए जानी जाती है। बीजेपी को तो बैठे बिठाए इन्होंने मुझसे स्टालिन जैसे लोगों को, रेवंता जैसे लोगों को लाकर एक पखवाड़े भर पहले तक कह रहा था कि जन सुराज के उभार के बाद, प्रशांत किशोर के प्रभाव के बढ़ने के बाद जो एनडीए बैकफुट पर दिख रही थी, वो एनडीए आज ठीक ठाक स्थिति में वापसी कर रही है। और बैठे बिठाए इन्होंने मुद्दा दिया और उसका निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव में फायदा मिलेगा। खास तौर पे इस बात को मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई नहीं मानेगा, लाख विरोधी भी जो हो वो भी इस बात को मानेगा। इसका विपुल भाई, यही मैं जानना चाह रहा था, जो आपने कहा कि देखिए हमाम में तो सब नंगे हैं, कोई कम कहीं ज्यादा है, लेकिन जो बड़ी बात है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को कैसे बुनाती है, रणनीतिक तौर पर उसको कितना बड़ा बना सकती है, ये बात हम सब जानते हैं। और खासतौर से जब प्रधानमंत्री को उनका कनेक्शन अपनी मां के साथ, हर व्यक्ति का अपनी मां के साथ एक खास लगाव होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वहां पर उससे हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, सिर्फ एक उनके दो मां बेटे के रिश्ते के तौर पर नहीं। और शायद इसी को उन्होंने मुद्दा बनाया कि मैं देश में नहीं और तब मेरी मां को, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। वो भी तब वो कह रहे हैं जब मंच पर उनके सामने या फिर वीसी के जरिए वो तमाम महिलाओं को, मां बेटियों को संबोधित कर रहे हैं। और तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरा बिहार और वहां की महिलाएं इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखेंगी, उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम पिछले चुनाव में देखें तो महिलाओं का मुद्दा शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने जैसे उठाया, उस मर्म को समझा और उसके बाद बड़ा असर हुआ, परिणामों पर उसका असर दिखाई दिया। वो बात बीजेपी भी जानती है और तभी मैंने कहा कि रणनीतिक मुद्दा बन गया है। पुरोहित साहब, बैठे बिठाए मुद्दा आपने दे दिया, मां का मुद्दा सबके लिए मार्मिक होता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि बिहार आपको बताएगा कि असल में मां का अपमान करना कितना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अतुल प्रताप सिंह जी, पिछले 10 साल में खासतौर से मोदी काल में जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व होता है, उसी का काल जोड़ा जाता है। मोदी काल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शाब्दिक आचरण के इतनी गिरावट देखी गई है, राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं की गिरावट देखी गई, कभी देखी नहीं गई हिंदुस्तान के अंदर। और ये अभी सही बताया आपके पूर्व पैनलिस्ट ने कि सारे दलों में ऐसी बात आ चुकी है। लेकिन ये क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मोदी जी की माँ है, दूसरे की कोई माँ नहीं है? दूसरी माँ का अपमान हो जाए तो ठीक है, ये जो हल्ला मचाया जा रहा है, मोदी जी की माँ का अपमान कर दिया मोदी जी, अरे किसी भी माँ का अपमान किया जाता है, निंदनीय है, गलत है। ऐसा आचरण क्यों हो रहा है समाज के अंदर? आज आप देखोगे बच्चों की भी, जो हमारे घरों में भी देख लो, अपने घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई मतलब ज्यादातर ये हो गया वातावरण ऐसा कि बच्चों में भी कोई आदर सम्मान का, लिहाज का कोई आचरण नहीं आ रहा। तो ये क्यों ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट हो रही? और जब प्रधानमंत्री खुद जो हेड ऑफ द फैमिली, गार्जियन जो होता है देश का, वो किसानों से लेकर सोनिया जी तक, अभी इन्होंने कहा संसद से सड़क तक, सही बात कही, पूरे संसद में जो सांसदों का आचरण हो रहा है, कितना गंदा गंदा बोलते हैं। अभी एक पार्टी के सांसद ने कहा सर काट के लिया, पता नहीं किस किस प्रकार की, सोनिया जी के लिए, किसानों के लिए। मोदी जी खुद ने भी बहुत ऐसा मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये थोड़ी अगर कांग्रेस के किसी ने कर दिया तो मोदी जी भी वैसा ही करेंगे। लेकिन क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कर रहा है तो देश में वैसा ही आचरण आता जा रहा है। और मैं इसको घोर निंदनीय, अभद्र भाषा को कतई पसंद नहीं करता, पसंद करना भी नहीं चाहिए किसी को। और उसके साथ साथ अगर आप नाराज हो तो आप क्या कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले करोगे, अटैक करोगे जा जाके? तो समाज के अंदर एक अराजकता और दमनकारी दौर की एक व्यवस्था, एक दहलीज पे खड़ा है समाज। अराजकता फैलेगी तो फिर जो सरकारें होंगी दमनकारी व्यवस्था लाएंगी, तो देश का क्या हाल हो जाएगा? इसको सबको देखना चाहिए। अब ये जो चुनाव बिहार का हो रहा है, मोदी जी को आज इसको फिर स्टार्ट करना इस चीज को कि भाई ये कि मैं बेचारा हूं, प्रधानमंत्री कभी बेचारा नहीं होता। और ऐसे बिहार चुनाव के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करना, मैं नहीं समझता बिहार के अंदर अब ऐसी चलेगी ये बात बार बार। लेकिन सभी पार्टियों को इस चीज को सोचना चाहिए कि किसी के माता पिता हो, पूरे देश के एक आचरण की व्यवस्था है, किसी एक की नहीं है। कि हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता को जिस प्रकार से 10-11 साल में कोसा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चल रही है इस समय। पहले अटल जी, अडवाणी जी के युग में तो पार्टी विद डिफरेंस इसलिए होता था कि संस्कृति का, संस्कार का पालन किया करते थे। आज ये कर ही नहीं रहे। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबको एंटीसेंट बोलना पूर्वजों को, मैंने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या क्या नहीं बोलते। जब प्रधानमंत्री खुद ही ऐसे आचरण की व्यवस्था लाएंगे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो फिर सब किसी को क्या दोष देना है? हाँ, निंदनीय है, ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। पर ये भी नहीं कि यही तो जो आपने बोला ना आखिरी में, यही सबसे बड़ा सवाल था कि निंदनीय है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इसकी निंदा आपके नेता कर देते, बात खत्म हो जाती। किसी ने कुछ कहा नहीं, तभी आप कह रहे हैं कि जो गलत है, समाज में गलत है, राजनीतिक दल में गलत है, राजनीतिक मंच पर गलत है, उसको कांग्रेस भी गलत मानती है, आप भी गलत मानते हैं, वरुण पुरोहित भी गलत मानते हैं, रामकुमार पाल भी गलत मानते हैं।
मेरी बात तो सुन लो कि अगर राहुल गांधी माफी मांगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या छोटे भैया नेता का कोई भी ऐसा आचरण तो मोदी जी या नड्डा जी क्यों नहीं माफी मांगे? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का तो टॉप लीडरशिप माफी मांगे और मोदी जी नहीं मांगे या नड्डा जी नहीं मांगे। ये कौन सा फॉर्मूला है? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाना चाहिए, सबको मिलकर के तय करना चाहिए कि संसद में बद्दा आचरण नहीं हो, राजनीतिक व्यवस्था में बद्दा आचरण नहीं हो। ऐसी क्या सत्ता की भूख है किसी को कि गलत सलत बोल के भी सत्ता में आना है? ये इस चीज को दूर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ये देश के अंदर फैल चुका है। फिर बच्चे क्या सीखेंगे? आने वाली जनरेशन क्या सीखेंगी? नई जनरेशन के नेता क्या सीखते जाएंगे? तो देश के लिए बहुत व्यवस्था खराब होती चली जाएगी। पाल साहब बताइए, माफी वर्सेस माफी, ना आपने माफी मांगी ना वो माफी मांगने को तैयार है, घटना निंदनीय है, मुद्दा मिल गया आपको बैठे बिठाए? देखिए, मुद्दा नहीं है, ये उनकी सोची समझी रणनीति। इसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी मौत के सौदा करके। उसके बाद 100 गालियां मोदी जी को पड़ चुकी। अब काउंटर करने के लिए पुरोहित जी के पास भी हमारे पास भी, उसमें समय वेस्ट हो जाएगा। ये जो हुआ था, अब उसके चलो पुरोहित जी तो इतना अच्छा कह रहे हैं, परंतु उनके पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? वो तो बीजेपी के लोग थे। जबकि जिसने आयोजन किया नौशाद ने, वो स्वयं माफी मांगा, पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वरिष्ठ जो उनकी चीजें वो गुमराह कर रही है। ये बढ़ावा मिलता है छोटे कार्यकर्ताओं को। इस तरह से अगर ये अब 2019 से, खासकर 2019 से न कभी सदन चलने दिया है, जिस मुद्दे को उन्होंने कभी भी उठाया खुद घंटों घंटों बोले, जब विपक्ष के चाहे प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री बोलने को तो वॉकआउट। इससे सदन चलता है क्या? अरे देश का कितना पैसा बर्बाद होता है, 2.5 लाख रुपए मिनट के खर्चे होते हैं, ये कौन सोचेगा? हम तो जनता जनार्दन को आगे आना चाहिए, उनके इनकम टैक्स का पैसा है। आज ये 15-20 सालों में पिछले 10 साल 2014 से लेकर और ये जितना डिस्टर्बेंस सदन में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और जनता का पैसा, नेताओं का पैसा नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि हम जनता के पैसे से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है सुनील शौकत साहब, इस पूरे प्रकरण को अगर बीजेपी और कांग्रेस से हटकर देखें तो वाकई क्या जमीनी मुद्दा है ये? क्योंकि एक मार्मिक मुद्दा हो सकता है, भावनात्मक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब इसको जमीन पर या पॉलिटिकल रणनीति के हिसाब से बनाया जाए मुद्दा, तो बिहार तक ये पहुंचेगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार का अपमान है, मां का अपमान अपमान ही होता है, और उस दर्द को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति में जब इस बात का विश्लेषण होता है तो कई उदाहरण मिलते हैं दोनों ही पक्षों से। कम ज्यादा हो सकता है, उसमें किसने ज्यादा बोला गंदा या फिर किसने कम बोला गंदा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसे अगर पार्टी रणनीति के साथ लेकर उतर जाए तो फिर वो कितना धारदार हो सकता है, और अगर होगा तो परसेंटेज ऑफ वोट में कितना तब्दील हो पाएगा। और कांग्रेस अगर ये कहे कि नहीं हमारे मन से गलती अनजाने में हो गई, अब माफी मांगने से भी क्या, माफी वो मांगे जिन्होंने पहले कुछ कह दिया था, वो बीजेपी के लोग हैं, क्या भरपाई उससे हो जाएगी? धन्यवाद अतुल प्रताप जी। निश्चित रूप से यह घटना है, यह निंदनीय है, एक आपराधिक घटना है। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना आपत्तिजनक है। हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इस घटना को लेकर के जितनी आलोचना की जाए वो भी कम है। लेकिन सवाल है कि अगर आप इसके ऊपर राजनीति करने की शुरुआत करेंगे, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी बात भी सामने आएगी। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था, किसने कहा था? ये कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? संसद के भीतर सुपर्णखा किसको कहा गया था और किसने कहा था? सवाल ये नहीं है कि अगर आप इस मुद्दे को एक राजनीतिक लाभ के लिए लेने की कोशिश करेंगे तो आपका भी तथ्य सामने आएगा कि आपने क्या कहा था। किसी भी राजनीतिक दल को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वह अब किसी भी नेता के प्रति, अपने प्रतिद्वंदी के प्रति, विपक्षी दलों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो हमारी सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध है। किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, और जो भी इस घटना में शामिल हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोई कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी के लोग हो, बीजेपी के, सब लोग कहें उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बिना पर लेकर के आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या जो बिहार के वास्तविक मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा आज अपने संबोधन में कि महिलाओं के सम्मान की बात है। महिलाओं का सम्मान कितना कर दिया गया इस सरकार में? कितनी घटनाएं बिहार में हुई हैं, उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई? आप एक महिला बंधन अधिनियम लेकर के आए, कब लागू होगा किसी को पता है? वो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास मत कीजिए, नैरेटिव नहीं बनने वाला।
आज आज जो बिहार की स्थिति है उसमें है कि सरकार के कामकाज पे सवाल पूछे जाएंगे। 20 साल से सरकार है, 2 दशक से जो सरकार बिहार में चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, कुछ समय का कालखंड अगर आप छोड़ दीजिए तो वो पूछा जाएगा कि आपसे पूछे किसने किसको गाली दे दिया। क्या जब वो गाली देने की घटना हुई, हालांकि ये कोई तर्क नहीं है लेकिन इसका उल्लेख होना चाहिए कि जब गाली देने की घटना हुई तो क्या वहां राहुल गांधी थे, वहां तेजस्वी यादव थे, वहां दीपंकर भट्टाचार्य थे, वहां राजेश राम थे, कोई नेता मौजूद था या उसके पहले मौजूद था या इस घटना के बाद मौजूद था? सवाल है कि घटना निंदनीय है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे, इसको इस रूप में इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद आप कांग्रेस के कार्यालय पर हमला कर देंगे। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने आपको दिया? आप तो सत्ता में हैं, आपको लाठी चलाने की आवश्यकता। जो लोग इस घटना में शामिल हैं खिलाफ कठिन से कठोर कार्रवाई कराइए। आप कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर देंगे, वहां के लोगों के साथ मारपीट करने लगेंगे और लोग आपको जायज ठहरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई ओ दीदी किसने कहा था? ये क्या बहुत संस्कृत शब्द है और लोगों को ये चीजें नहीं याद आएंगी। सवाल इस बात का नहीं, ये निश्चित रूप से राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, भाषा का संस्कार होना चाहिए। युवा पीढ़ी, देश की आम जनता नेताओं से सीखती है कि हमारा नेता कैसे बोलते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, लेकिन यह सब पे लागू होता है। एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसका नाम तक, इन नौशाद कौन है या बिहार का, उस दरभंगा के लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, बिहार के बाहर की बात आप छोड़ दीजिए, उसको लेकर के आपने इतना गदर काट दिया और 56 लाख लोगों का नाम, 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। उसमें न बीजेपी बोलती है, न आरजेडी बोलती है, न एलजेपी बोलती है, न हम बोलती है, कोई नहीं बोलता। ये बड़ा सवाल नहीं है। लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, एक परसेप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। और एक गाली हो गई है, उस गाली को लेकर के आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि सभी मुद्दे खत्म हो जाए, वो बात चल जाएगी, लोग मान जाएंगे उस राज्य के। बिहार में पलायन की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा सवाल है, ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इन मुद्दों को आप टाल नहीं सकते, ठीक है, इन मुद्दों को आप टाल नहीं सकते, लेकिन राजनीति में पिछले कुछ देश, अगर हम देखें कुछ सालों में, तो खास तौर पर हमने देखा है कि इस मुद्दे को रणनीतिक तौर पर कौन सी पार्टी, कौन से नेता वाकई मुद्दा बना देते हैं। इसको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हो सकते हैं, घटना हो सकती है, लेकिन उस पर अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं और सधे हुए अंदाज में करते हैं और उसका फायदा आपको मिलता है, तो फिर वहां पर दूसरे दलों को, नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि आप गाली गलौज से पहले भी बचना चाहिए था। सामाजिक मंचों पर तो खासतौर पर आपको बचना जरूरी भी है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि ये गलत है, बल्कि उसके साथ साथ कि यह आपके लिए रणनीतिक तौर पर भी चूक हो सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि कांग्रेस जो कि पहले बैकफुट पर थी, अब वो कह रही है कि नहीं, जो कुछ हुआ है उसमें आप उनके बयान को भी देखिए, उस बयानों के बीच में कांग्रेस असमंजस में है कि असल में किस तरफ चला जाए, इधर या उधर। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। वरुण पुरोहित साहब, अब मेरे समझ से परे है ये कि जब पवन खेड़ा को सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि 4 दिन पहले वो जो बोलेंगे उसके 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री वही बात बोलेंगे, ये पूरा प्रकरण जानबूझकर कराया गया टूल किट का यह हिस्सा है, तो 4 दिन पहले क्या उनको ये नहीं पता था कि उनके मंच पर कोई एजेंट भी आने वाला है कांग्रेस का? देखिए अतुल प्रताप सिंह जी, मैंने पहले भी कहा ये चर्चा का विषय नहीं, मां का अपमान करना
ये विषय सर, नहीं है। चर्चा का विषय क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि मंच कांग्रेस का है, आपके नेता का नाम आया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब वो इस विषय पर राजनीति बीजेपी कर रही है, तो चर्चा तो होगी ना। अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो कांग्रेस उसका जवाब कैसे देगी? क्योंकि अब सिर्फ अपमान का मामला नहीं है। अगर मंच आपका है, वहां पर बीजेपी का एजेंट कोई व्यक्ति आ जाता है, अपने आप को कांग्रेस ही बनाता है, और आपके ही जो मीडिया के प्रभारी हैं उनको पता भी होता है कि 4 दिन पहले वो क्या बोलेंगे और 4 दिन बाद उसका हश्र हमने देख लिया, तो चर्चा तो होगी ना। चर्चा तो आपके नेता कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ पूरी होने दो आप। मैं जो कह रहा हूँ, माँ के अपमान पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, बार बार शिचालेदारी माता पिता की नहीं होनी चाहिए, सामाजिक संस्कार होना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ, पवन खेड़ा जी की आंसर दूंगा आपको। नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में क्या बोला था, क्या बोला था महिलाओं के लिए। उसके बाद जब तो ये बीजेपी के साथ आते हैं, बीजेपी के प्यारे हो गए। तो जो बुजुर्ग लोग अपना आचरण, भाषाई आचरण इतना गिरावट लाएंगे तो लोगों में, सब में फैलेगा वो। उसको रोकने की आवश्यकता है। पवन खेड़ा ने क्या गलत कहा, आप मुझे बताइए। 4 दिन पहले जो घटना हुई है उसको हम वापस रिपीट करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर के फिर, अब मैं रोना शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकता, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन इस प्रकार का कहना कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, बिहार में ये हो गया, बिहार की जनता देखेगी, भाई व्हाट इज दिस। दूसरों की माँ का अपमान नहीं होता। पूरे देश में कितनी महिलाएं गायब हो गई, एनसीआरबी का डाटा सबसे फर्स्ट तो मध्य प्रदेश से नंबर 2 पे गुजरात है। उनका दर्द नहीं हो रहा किसी को। खाली प्रधानमंत्री जी की माँ को किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा देश रोए। ऐसा क्यों करे भाई? अगर आपके मेरी माँ को कोई कहते थे वो गलत है, मतलब वो ठीक है। ये चीजें जो है ना, इनको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है प्रधानमंत्री जी को या उनके परिवार को। लेकिन प्रधानमंत्री को इस इश्यू को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मैं तो ये आपको कहना चाह रहा हूँ, चर्चा उनको नहीं बढ़ानी चाहिए थी ऐसी गंदी बातों सर, प्रधानमंत्री को नहीं बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी को भी नहीं बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ एक व्यक्ति कोई बड़े पद पर बैठा है तो उसकी मां को ही सम्मान हम नहीं दे सकते। मां तो मां है, सबकी मां का सम्मान है। लेकिन यहां पर उस बात का जिक्र आपकी पार्टी के नेता ही अगर ऐसे करेंगे, कोई कहेगा कि हमारा एजेंट था वो, या दूसरी पार्टी का एजेंट था वो, मंच हमारा था या नहीं था, इस पर भी असमंजस में है। टूल किट का वो हिस्सा था नहीं था, बढ़ावा तो आप भी उतना ही दे रहे हैं ना। आप भी तो चाहते हैं कि उस पर कोई ना कोई आपकी तरफ से स्पष्टीकरण मिल जाए ताकि बात मान ली जाए। आप या तो असमंजस में है या स्पष्ट नहीं हो पा रहे। मैं तो कह रहा हूं इसको विराम देना चाहिए ऐसी चर्चाओं को। लेकिन क्योंकि पवन खेड़ा मीडिया प्रमुख है, उनसे किसी से अपना कोई प्रश्न पूछेगा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अपने आप को बताएंगे तो ये सब चीजें खुलेंगी। मैंने कहा ना, आज प्रधानमंत्री को इसका चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते कि मैं विदेश में जाकर के चाइना, रशिया ऐसे करके आया हूँ, भारत के लिए काम करके आया हूँ, और भारत के लिए क्या डेवलपमेंट किया। बिहार का 20 साल में मैंने क्या डेवलपमेंट मेरे नेतृत्व में हुआ है, आगे मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, उस पर मुझे वोट देना। मेरी माँ को ऐसे कहा है बिहार बंद करो, ये करो। ये पॉलिटिकली बहुत हल्की बातें हैं, प्रधानमंत्री लेवल के लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि आज पुनः उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपको भी डिबेट, आप कह रहे हो क्यों होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, आपको भी डिबेट करनी पड़ी है। सारे चैनल्स को विषय आ गए। ये विषय मैं कह रहा हूँ सारे प्रधानमंत्री जी को और बड़े नेताओं को इसको बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसे यही तो मैं भी कह रहा हूं पुरोहित जी, मैं भी कह रहा हूं, जितने भी पैनलिस्ट हैं वो शायद इस बात से सहमत भी होंगे कि विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके नेता, आपके मतलब कहने का मतलब है आप तमाम जब पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता, वो भी वरिष्ठतम नेता, वो खुद इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो फिर आखिर चर्चा क्यों ना हो? क्योंकि इसके इर्द गिर्द चुनाव होता है, भारत में भावनात्मक तौर पर भी चुनाव होता है, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। पाल साहब, भाई पुरोहित साहब का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अपमान है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति की मां का हो, किसी भी घर परिवार के सदस्य का हो, महिलाओं का हो। लेकिन महिलाओं के अपमान को बीजेपी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना दिया है क्या? ये रणनीतिक तौर पर आपके लिए एज देने वाला विषय बन गया, ना कि सम्मान वाला? अतुल जी देखिए, उकसाने का काम भी करते हैं। अगर आप हमसे सवाल करोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और क्या कांग्रेस और आरजेडी वहीं पे चुनाव लड़ रही है? प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं क्या? उनकी पार्टी से कोई ऐसी गाली गलौज आ रही है? उनके लोगों को कोई गाली गलौज हो रहा है क्या? ये भी तो हमारे इन भाइयों को सोचना चाहिए। क्या वो चुनाव में उनके 243 उम्मीदवार खड़ा किए हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं है? तो ये देखो, एक सभी लड़ रहे हैं, लड़ाई है। जैसे पुरोहित जी ने कहा विकास, तो विकास की बात पे करिए, कहाँ वो नुकसान किया है, कहाँ किसका नहीं बनाया है, उस पर बात करिए। पर इस तरह की भाषा यही लोग उकसाते हैं, यही लोग करते। अभी देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, कितनी बाइक्स के लोग लूट लिए लोगों ने, उनकी बाइक आज तक नहीं मिली है, फायर कितने हो रहे हैं, किधर और दुकानें लूट ली। ये कौन सा लोट अधिकार यात्रा है? और सारे के सारे इनके कांग्रेस के जो लोग आए हैं, झारखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, इसका बिहार में कोई है ही नहीं। और एक स्टालिन को लाके तमिलनाडु की भाषा में उधर ये कर रहे हैं, उनका भाषण करवा रहे हैं, जो कि हमारे बिहारियों का अपमान किए हैं। और कौन तमिल, वहां पे बिहार में कितने तमिल लोग रहते हैं जो तमिल में लोग प्रचार कर रहे हैं? इस तरह से लूट लाट करेंगे। पेट्रोल पंप को लूटा गया है, वहां पे 200 बाइक को पेट्रोल पंप ने पकड़ के रखा इस तरह के वीडियो से।
तो ये इनको क्या वोट मिल रहा है? ये लोग सिर्फ हुड़दंग मचा रहे हैं। और ये जो एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है, ये पॉलिटिक्स का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऐसा समझ में आता है कि हम इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ते हैं। ये उस टूल किट का हिस्सा है। टूल किट कह रहे थे पवन खेड़ा, तो हम भी कहेंगे कि इनका टूल किट वो चल रहा है, खतरनाक टूल किट है। लेकिन ये देश जो है, ये मेरा हिंदुस्तान जो है, सारे लोगों से है, एक विशेष समुदाय से नहीं है। ये हमारा भाग्य है सर, सिर्फ विशेष समुदाय से नहीं है, भाग्यवान है हम लोग। ठीक है, बाकी मेहमानों से भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और आरजेडी को जमकर निशाने पर लिया है। विपक्ष के मंच से पीएम की मां को गाली दी गई, इस बात पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस आरजेडी को जवाब मिलेगा, ये स्मृति ईरानी कह रही है। वो कह रही है कि हर हाल में जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस और आरजेडी ने संपूर्ण महिला समाज का अपमान किया है और इस अपमान का बदला जरूर जनता लेगी। आपको बता दें कि अब यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं को संबोधित करते हुए जो इस बात का जिक्र किया, तो शायद कांग्रेस को भी इस बात का उतना एहसास नहीं था कि हां, उनके मंच से उनके बड़े नेताओं के ना रहते हुए अगर किसी के जरिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हुआ, वहां पर अपमान हुआ, अब वो मुद्दा राजनीतिक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और अब इसमें बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रिय हमलावर है। बाकी अन्य नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या कह रही है स्मृति ईरानी, सुनिए। एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। विपुल सुनील, आपने सुन लिया और अब बीजेपी के तमाम नेता भी मैदान में आ चुके हैं। स्मृति ईरानी को आपने सुना, पवन खेड़ा ने जिस तरीके से कांग्रेस का बचाव किया, वो कह रहे हैं कि टूल किट का हिस्सा है, यही तो मुद्दा है ना। वरुण पुरोहित कहते हैं कि इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। वो खुद भी मान रहे हैं कि ऐसे मामलों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से आया, उसको खारिज किया जाना चाहिए, उसका कहीं भी समाज में स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन जब इस मामले पर जो पार्टी है, जिस पार्टी के जरिए या उसके कार्यकर्ता के जरिए हुआ, वो खुद असमंजस में हो और दूसरी पार्टी उसे रणनीति के साथ मैदान में लेकर पहुंच रही हो, तो फिर ये मुद्दा बन सकता है क्या? बिहार में महिलाओं का जो एम फैक्टर है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ दिनों पहले देखा, इसी बिहार में हमने कुछ समय पहले देखा है। और अब अगर सम्मान से उसे जोड़ दिया जाए, अस्मिता से जोड़ दिया जाए, तो वो क्या एक बड़ा फैक्टर बन सकता है वोट के लिहाज से? जी निश्चित तौर पर अतुल जी, अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा की जिस टूल किट वाली बात का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इसमें अगर आपको 4 दिन पहले इसका अंदाजा था कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाएगी, तो एक निंदा कर लेने में या इसकी एक मतलब आलोचना कर लेने में क्या दिक्कत आ रही थी? कहाँ दिक्कत थी उस मंच से अगर ऐसा कुछ बोला गया है ये कह देने में कि हम उसकी निंदा करते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हुए जब विपक्ष के नेता के तौर पर आप मंचों पर राहुल गांधी को सुनिए, और मैं निश्चित तौर पर सुनील जी की बात से सहमत हूं कि लगातार जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और उसकी भी निंदा की जानी चाहिए, और निंदा मैंने की है तत्कालिक तौर पे जब भी जहां भी बात किया। जब आपके विपक्ष के नेता हमारे का किया, मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूछा, तो इस तरह की भाषा का जब आप खुद प्रयोग कर रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता, आपसे प्रभावित होने वाले लोग और ऐसा करेंगे ही। अगर इसे आपको मालूम था कि ये टूल किट बनने जा रहा है तो आपको इसकी निंदा कर लेनी थी। इसके बारे में इसके लिए मान लेना चाहिए था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ से क्या ये सफाई नहीं आ सकती थी अगर तमाम बातें आ रही हैं तो? दूसरी तरफ जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे महिलाओं के वोट के लिए, और मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक 2 दशकों से और 5 बार से लगातार नीतीश कुमार अगर बिहार की सत्ता के केंद्र में है तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं देख पा रहा हूं वो महिला वोटरों का है।
महिलाओं द्वारा समर्थन नीतीश कुमार जी को लगातार मिल रहा है, उसी के नाते वो बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार उनकी सीटें आती हैं, बार बार उनकी सहभागिता ऐसी होती है कि वो केंद्र में होते हैं और बार बार मुख्यमंत्री बन रहे होते हैं। तो इस तरह के टूल किट जिसे कह रहे हैं पवन खेड़ा जी, निश्चित तौर पर इसे टूल किट बना करके, और बीजेपी अभी मुझे कम से कम ऐसा देखने में आ रहा है, और मैं जहां तक विश्लेषण कर पा रहा हूं उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि अभी बीजेपी इसको मुद्दा बना करके खास तौर पर बिहार की महिलाओं के बीच एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। अतुल जी, ठीक बात है, आपको लगता है कि आज शायद जो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया उससे एज में भी कामयाबी मिली है, लेकिन चूंकि भी चुनाव में कुछ समय है, कुछ दिनों का ही समय मान लीजिए, और कुछ दिनों के अंदर ही संदेश से, किसी मैसेज से आंकड़े बदल जाते हैं, तो बीजेपी इसको सदे अंदाज में लेकर आगे बढ़ेगी या फिर ताबड़तोड़ हमले करेगी, क्योंकि उनके तमाम नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब यहां पर प्रश्न यही है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, जो सारी परिस्थितियां हैं उसमें महिलाओं का फैक्टर बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, बाकी दल भी जानते हैं कि हो सकता है कि एक तरफा कहीं जाए तो बड़ा हो सकता है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसको कैसे आप देखें सुनील जी, जो एम फैक्टर है, अगर ये रणनीति के तौर पर बीजेपी इस पर आगे बढ़ गई, एज ले गई, तो कांग्रेस के लिए या किसी के लिए माफीनामे से काम बन जाएगा या फिर देर हो चुकी है? क्योंकि अभी भी वो असमंजस में, आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने भी अपमान किया, जिसने अपमान किया, किसने अपमान किया, लेकिन जिसने पहले माफी मांगी वो सर्वोपरि हो जाता है, उसी का जिक्र बार बार होता है। आपको नहीं लगता कि एक पत्रकार के तौर पर शायद आकलन आप भी कर रहे होंगे कि यहां पर निंदा करना, जो गलत हुआ उसके लेकर माफी मांग लेना वो बेहतर था, बजाय ये कहने की टूल किट है, वो एजेंट किसी और पार्टी का है, मंच हमारा है? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने महिलाओं के प्रतिबद्ध टिप्पणी के लिए कब माफी मांगी है? सवाल यह है कि इस एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें सर्वाधिक महिलाएं हैं, उसमें तो कोई नहीं बोल रहा है। रोजगार की क्या स्थिति है आपके राज्य में, बिहार राज्य में? उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनकी सुरक्षा का भाव नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके राज्य में? महिलाओं को क्या कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं आप? इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इतिहास में किन किन राज्यों में कितनी बार महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया है? तब आपकी बात करते से थोड़ी बात हो जाएगी कि आप एक मुद्दा लेकर के चले आइए और उस मुद्दे के अनुसार ये मुद्दा कितना, आज के चुनाव में, बिहार में जो होने वाला चुनाव है उसमें कौन से मुद्दे प्राथमिक है जिसे जनता सीधे सीधे प्रभावित है? अगर आप उन मुद्दों की बात नहीं करते हैं और इस तरह के मुद्दों को लेकर के आएंगे तो आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आप मुद्दों से लोगों का दिमाग हटाना चाहते हैं। आप इस विषय बात कीजिए, जो जिसको ले 20 साल की गवर्नेंस में बात कीजिए। अगर ये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अगर तेजस्वी यादव किए होते, राहुल गांधी किए होते, दीपंकर भट्टाचार्य किए होते, राजेश राम किए होते, निश्चित रूप से बड़ा गंभीर सवाल था। लेकिन बिहार विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव की मां के लिए क्या कहा गया है? अभी जस्ट खत्म हुआ विधानसभा, किसने माफी मांगी, किसने आपत्ति की? उन नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबने देखा है उसको। सवाल देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, हमारे भी नेता हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, किसी भी मैं मानता हूं कि किसी आम नागरिक के भी मां के प्रति इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको एक अपराध की श्रेणी में रखिए। उसके नाम पर अगर आप राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके ही बारे में लोग कहेंगे कि आपने कितनी बार क्या क्या बातें कही। और तो सुनील जी, क्या आपको लगता नहीं है कि हाँ वही उसी परिप्रेक्ष्य में इसे ले जाने की कोशिश है? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, केवल वही है, जब वो महिलाओं को संबोधित कर रहे थे तो वो सिर्फ एक गाली या अपमान का जिक्र नहीं कर रहे थे, वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ आप आरजेडी के शासनकाल को देखिए, कांग्रेस तो बहुत समय से शासन में नहीं है, लेकिन आरजेडी के शासनकाल को देखिए, तब महिलाओं की स्थिति क्या थी, माहौल क्या था, जिससे हमने बदला है। उन्होंने इस मामले को सिर्फ अपमान तक नहीं रखा, उन्होंने सामाजिक ढांचे तक से भी जोड़ दिया है कि हमारे सरकार में रहते हुए महिलाओं का सम्मान कितना बड़ा है या उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी है। उसके आंकड़े बता दीजिए आपने 20 साल में बिहार में क्या किया है, उसके आंकड़े दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि पहला आंकड़ा जो सार्वजनिक है, एसआईआर के नाम पर आपने 56 लाख लोगों के नाम काटे, उसमें सर्वाधिक महिलाएं हैं। जिन लोगों के नाम आपने माइग्रेटेड के नाम पे काटा, उनमें सर्वाधिक महिलाएं हैं। यह केवल बिहार की सरकार, बिहार का निर्वाचन आयोग बता सकता है कि अकेले महिलाएं माइग्रेट कर जाती हैं, अपने इलाका छोड़ के जाती, उनके साथ पुरुष नहीं जाते, ये वही बता सकते हैं।
आप सवाल इस बात का है ना कि आपके सामने 20 साल तक आपने जो गवर्नेंस किया है उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे और लालू यादव की बात करते रहेंगे। आज तो आपसे पूछा जा रहा है ना, पटना में कितनी घटनाएं हुई हैं हिंसा की? पिता की हत्या हुई, पुत्र की हत्या हो गई, क्या हो गया? मॉब लिंचिंग घटनाएं कितनी हुई? सवाल देखिए, आप विषयांतर नहीं हो सकते। आज की स्थिति है कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद आपको बताना है गवर्नेंस की बात। आपको आज जो बिहार की जनता के सामने जो मुद्दा है उसकी बात करनी है कि आखिर जो ये एसआईआर के नाम पे लोगों के जिस विषय को लेकर के राहुल गांधी या इंडिया दल समूह या तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकले हैं, ये बहस का विषय यह है। इस समय आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। आप उसको लेकर के चले जाए कि नहीं मेरी मां का अपमान हो गया, निश्चित रूप से घटना निंदनीय है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस मुद्दे के नाम पर आप पूरी की पूरी यात्रा के मुद्दे को खारिज कर देने की कोशिश करेंगे, ये तो नहीं होने वाला। इतनी बड़ी संख्या में सासाराम से लेकर के पटना तक अगर लोग बड़ी संख्या में 3000 किलोमीटर चल करके 1300 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लिया, तो फिर आपको जवाब उस पर देना है ना कि एसआईआर को लेकर के बीजेपी क्यों चुप है? एसआईआर को लेकर के बीजेपी के सहयोगी दल क्यों चुप है? एसआईआर को लेकर के चिराग पासवान साहब क्यों चुप है? ये बड़े सवाल है। इस समय सवाल हर समय कोई ना कोई मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। आज बिहार में जो महत्वपूर्ण ये है, आखिर यात्रा जिन विषयों को लेकर के शुरू हुई है, जवाबदेही उस पर बनेगी कि आप इसको लेकर के चले आएंगे उस पर बनेगी। अगर राहुल गांधी ने सब लोग, राहुल गांधी ने तो जवाब दिया, आप याद कीजिए उसी दरभंगा में दरभंगा में या सुपौल में कहा जहां लोग काले झंडे दिखा रहे थे राहुल गांधी को, जो खबरें हैं, उन लड़कों को बुला करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने गाली दी, तेजस्वी यादव ने गाली दी, मैं वहां मौजूद था। बात तो कहीं 4 ही लड़के थे, उसमें से एक लड़के से जिनकी मुलाकात हो पाई। आप माफी मांगते रहेंगे तो हो जाएगा, आप लोग स्वीकार कर लेंगे, बीजेपी मान जाएगी। बीजेपी तो इसको लेकर जाएगी ही जाएगी। क्यों? कि उसके पास जो इस मुद्दे को लेकर के यह पूरी यात्रा चल रही है उसका जवाब नहीं है। आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, तब आप इस विषय को बताइए। पाल साहब जवाब दीजिए। भाई बुनियादी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को जवाब दे भी दे कांग्रेस, उनके नेता अगर स्वीकार भी कर लेते हैं कि उनके मन से घटना हुई है, वो माफी मांगते हैं, तो क्या आप मुद्दा इसको बनाएंगे या छोड़ देंगे? क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा एसआईआर का। हमने तमाम मंचों से देखा, उस 1300 किलोमीटर की यात्रा में हमने देखा कि राहुल बार बार कहते रहे, जो आरोप जो नारा वो स्लोगन के तौर पर ले गए हैं लगाते हुए कि मैं इस मुद्दे पर बार बार सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बोल रहे। और प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो उन्होंने बोला, लेकिन उस मुद्दे पर बोला जिस पर वो अकेले में या 2-4 लड़कों से तो माफी मांग चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पार्टी माफी नहीं मांग रही, या फिर पार्टी कहती है कि हमें इस घटना की कोई जानकारी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। उसे आपने मुद्दा बना दिया, मुद्दा विहीन है बीजेपी। देखो सुनील जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि एसआईआर को सीधे सीधे ना बोल रहे, 65 लाख लोग निकाल दिए। और वो बीएलओ उनके क्या कर रहे हैं, हमारे बीएलओ क्या कर रहे हैं? आज 1,65,000 बीएलओ है, 1 महीने का टाइमिंग था। बताइए ना कितने लोगों, जितना दिन आपने डिबेट्स में निकाला उतने उनको कितने जुड़वा दिए? आज की तारीख में अगर 10 आदमी भी आप पहुंचा दो तो सारे 65 लाख का काम हो जाता है। लेकिन अब वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए आप अपील कीजिए और सबको जुड़वाइए, वो नहीं 65 के 65 लाख बोगस है। मतलब बिहार में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई बाहर नहीं गया है वहां से, और कोई भी बाहर से यहाँ नहीं आया है। सरे सर पूरा कहना, और इतने वरिष्ठ व्यक्ति जो झूठ का साथ दे रहे हैं कि 65 के 65 लाख जिंदा है, आप साबित कर सकते हो। चुनाव का जो 1 महीने का कार्यकाल था उसको और बढ़वाइए। अधिकार यात्रा तो अधिकार लोगों को दिलवाइए, पर दिलवाना नहीं है, सिर्फ बोलना है। इससे वोट नहीं मिलेगा, ये राजनीति का कोई अच्छा काम नहीं है। इतने वरिष्ठ होने के बाद भी बार बार 65 लाख की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें से आपने 5 लाख जुड़वाया क्या? अरे 5000 जुड़वाए होंगे तो बताइए। आपके बीएलओ नहीं है, सिर्फ मीडिया में और चैनल पे ही बोलने के लिए। हमने तो कई बार चैनल पे गुजारिश की है, हमारे सुधांशु जी ने भी कितनी बार गुजारिश की है कि पर डे आप 5 आदमी को जोड़िए, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आज झूठा नैरेटिव के लिए अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को भी जलील कर रहे हैं, देश की जनता को भी जलील कर रहे हैं। अरे भाई वो स्वायत्त संस्था है, और एसआईआर 2003 में हुआ था। तमिलनाडु भी रेवती रंजन ने 22 लाख वोटर को निकाला, वो सब आपको नहीं दिखता। उस संस्था में कानून भी आपके द्वारा ही बनाया गया है, उसी कानून के तहत ही उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है।
उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत की, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आप एफिडेविट दीजिए। तो क्या होता है कि जैसे कोर्ट में हमें कोई केस डालनी है तो हमें केस डालने के लिए अपने शपथ पत्र देने पड़ते हैं। तब अगर हम शपथ पत्र में कुछ गलत लिखते हैं तो हमें कोर्ट गुनहगार समझती है, पर ये काम नहीं इनका है। तो ये है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। इस तरह से 543 सांसद है, सब कहेंगे हमने वो कह दिया, वही कानून है। सुनील जी ये क्या ठीक है क्या? बात तो जनता तक, जनता की बात पहुंचानी चाहिए। हम मानते हैं, चलो आप कितने लोगों को जुड़वाए हो, हमारे तो 48,000 ही बीएलओ है, बाकी तो 1,65,000 में 48 निकल, तो आपके कितने बीएलओ हैं? और अजीज अंजुम एक बीएलओ को पकड़ के विशेष समुदाय से क्या कर रहा था, उसी बीएलओ ने कंप्लेंट किया, एफआईआर किया अजीज अंजुम पे। तो इस तरह का भड़काने वाला का काम, उकसाने वाला का काम आपकी तरफ से हो और हम उस पर जवाब दे तो हम गुनहगार, हम सब कुछ। कहां तक इस तरह से चलेगी? इस तरह से वोट नहीं मिलते साहब। हम तो जहां होगा गलती वहां माफी मांगते हैं, सब माफी। ठीक है, पाल साहब का कहना है कि अगर उनकी पार्टी या उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी गलती कर देता है या कर बैठता है तो माफी सही बेहतर तरीका है, वो माफी मांग सकते हैं। इसको बढ़ाने से शायद फायदा नहीं होगा। एसआईआर को डिनाई करना ये जायज है क्या? सुनील से पूछिए, 65 के 65 लाख जिंदा है, साबित करिए। फिर ये यार तो मुद्दा ही नहीं है ना, तो पहले ही कह चुके हैं, तो फिर उस पर जायज नाजायज कहां से रह गया? बहरहाल पुरोहित साहब, भाई आपने भी पहले कमेंट में इसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी हो, चाहे सत्ता में बैठी हो, विपक्ष में बैठी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और दल हो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दावली स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब ये रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि वहां रणनीति ही काम आएगी। अब उसका आप कुछ भी कहकर खारिज उससे करते रहे कि नहीं हमारा मंच था, नहीं था, एजेंट किसी और का था, टूल किट कोई और बना रहा है, इससे बेहतर है कि कम से कम उससे हटने या उससे बचकर निकलने का रास्ता खोजा जाए। क्योंकि जब आप महिलाओं के बीच में जाएंगे तो शायद ये सवाल उनके मन में रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उनकी मां का अपमान है, कल हमारे मां का, हमारे प्रदेश का, हमारे लोगों का, उस मां बेटी का, सबका अपमान हो जाए। ये उसके मन में जाएगा नहीं जाएगा? या आप इसे पूरी तरह से किनारे करते हैं, आप कहते हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, जैसा यहां पर कहा सुनील जी ने, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा है, वहां के बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों के इर्द गिर्द हम जा रहे हैं। और कांग्रेस इसे एज के तौर पर पहले ही यात्रा में साबित कर चुकी है कि वो इस मुद्दे के साथ खड़ी है। प्रताप सिंह जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा ये मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता इस समय परेशान है, जनता पूरे देश की परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। बार बार डाइवर्ट करना किसी चीज से, मोदी जी की मेरी माँ को गाली देने से बिहार की जनता को इसको वो मानेगी क्या? आप मुझे बताइए। एक बेचारा एक इमेज क्रिएट करने की प्रधानमंत्री की ये जनता स्वीकार नहीं कर सकती। बिहार तो राजनीति का मतलब, राजनीति तो पैदा ही बिहार से होती है, बच्चा बच्चा समझता है राजनीति बिहार के अंदर। पाटलिपुत्र के रण से ही तो देश की राजनीति चलती है। यूपी बिहार ही तो हमारे सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु है राजनीति। तो वो लोग, उन लोगों का आप ये सोचो कि वही पुराना फॉर्मूला 10 साल से घिसा पिटा, मैंने ये किया, मैंने किया, मेरे साथ ये हो गया। अरे भैया प्रधानमंत्री हो, सुनील जी ने ठीक कहा, आप कार्रवाई कर लेते, कानूनी कार्रवाई। और मैंने आपको फिर रिपीट किया, माफी किस बात की? राहुल गांधी हर बात में, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी जी का आप दिखा रहे थे, संसद में कैसे कर रही थी? वो कह रही राजनीतिक मंच से। अरे संसद तो सबसे बड़ा मंच है, उसी में चिल्ला रही थी सोनिया गांधी माफी मांगो, कैसे नारे लगा रही थी मंत्री होते हुए। ये सब चीजें आचरण देखिए, सबका जब जनता जब बात करती है सबका देखती है, और आचरण सबको पता है नेताओं का किस प्रकार का। आजकल पूरे देश के अंदर जनता सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। उसकी जो आम समस्या है उसके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। और बिहार में आप देखिए, ठीक बात है, अच्छी बात है, जनता रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी तो हमें समय बताएगा, चुनाव भी बताएगा, नतीजे ही बताएगा। विपुल सुनील, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। आपने कहा कि बीजेपी शायद इस पर एज लेती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी मुद्दा उठ जाएगा, अभी थोड़ा समय है। नहीं, बिल्कुल समय है और अभी बहुत कुछ छुटापटक होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले 15 दिनों से की गतिविधियां जो देख रहा था बिहार चुनाव में, उसमें एनडीए बैकफुट पर था और एनडीए को एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया विपक्ष ने। मेरे कहने का मतलब ये था, और अभी इसका लाभ ले रही है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम अभी देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो ऐसा बना हुआ है या उसके केंद्र में है कि वो लाइन क्लियर कर लेते हैं और जिस लाइन पर चाहते हैं वहां ला करके चुनाव होता है, उसी लाइन पर आ जाती है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, और उस लाइन के वो जादूगर हैं। उस लाइन पर कोई उनको डिफीट नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा कही गई बातें सही होती हैं। कई बार बहुत कुछ उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है,
लेकिन वो अपने ग्राउंड पर लाकर के चुनाव कराते हैं। बड़ी बात है कि यही रणनीति, और उसको आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, जब आप पॉलिटिक्स में हैं, जब आप राजनीति में हैं, तो वहां पर आपको तय करना पड़ेगा कि किसका मैदान है और कौन खेल रहा है या कौन खिला रहा। इसको भी एक कूटनीति या रणनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए। और कई बार हमने देखा कि इसमें कौन गच्चा खाता है या फिर जीत कर आगे जाता है। अब आप उस पर सफाई देते रहिए, दुहाई देते रहिए, लेकिन यह हकीकत है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया पाल साहब आपका, पुरोहित जी आपका, विपुल जी आपका और सुनील जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बड़ी बात है, वो बात यह है कि किसी की मां को या किसी के लिए भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये मार्मिक मसला है, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा भी है।